आइए आज हम लोग प्लांट किंगडम पढ़ने वाले हैं, है ना। आपने पढ़ा था कि RS विटेकर ने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था, उसमें से जो किंगडम प्लांट ही है जिसको कि हम कॉमनली प्लांट किंगडम भी कहते हैं, उसके बारे में हम आज पढ़ने वाले हैं। ये आपके क्लास 11th बायोलॉजी का एक चैप्टर है, ठीक है। तो पहले इंट्रोडक्टिव पार्ट कवर करेंगे। तो देखिए क्या लिखा है कि आर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द प्लांट किंगडम हैज चेंज्ड ओवर टाइम, कि हमारी जो सोच है प्लांट किंगडम को लेके वो समय के साथ बदली है। कैसे बदली है? तो देखिए क्या लिखती है एनसीईआरटी कि फंजाई एंड मेंबर्स ऑफ मोनेरा एंड प्रोटिस्टा हैव नाउ बीन एक्सक्लूडेड फ्रॉम प्लांटी, दो अर्लियर क्लासिफिकेशन प्लेस्ड देम इन द सेम किंगडम। इस पॉइंट को यहाँ पे आप थोड़ा सा समझ लीजिए कि देखिए यहाँ पे क्या लिखा है कि प्रीवियस क्लासिफिकेशन की हम अगर बात करें, पहले के क्लासिफिकेशन की अगर बात करें, मान लेते हैं हम कैरोलस लिनियस की अगर बात करें, तो उन्होंने 2 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था, जहाँ पे कि इन्होंने सभी ऑर्गेनिज्म को 2 किंगडम में क्लासीफाई किया था। वो 2 किंगडम कौन कौन से थे? प्लांटी एंड एनिमिलिया। किस बेसिस पे क्लासीफाई किया था? तो मेनली सेल वॉल के बेसिस पे। जिसके भी पास सेल वॉल था उन सभी को इन्होंने किंगडम प्लांटी में रखा था। तो उस समय क्या हुआ था कि इन्होंने क्या किया कि फंजाई मेंबर्स ऑफ द मोनेरा एंड प्रोटिस्टा प्लेस्ड इन द सेम किंगडम प्लांटी बेस्ड ऑन द सेल वॉल, कि फंजाई को, मोनेरा के मेंबर्स को, प्रोटिस्टा के मेंबर्स को, इन सभी को एक ही किंगडम प्लांटी में रख दिया क्योंकि इन सभी के पास सेल वॉल था, ठीक है। लेकिन बाद में आज हमारे पास मॉडर्न क्लासिफिकेशन है। अगर हम यहाँ पे RS विटेकर के क्लासिफिकेशन की बात करें तो उन्होंने हमें बताया कि देखिए ये जो फंजाई है ये थोड़ी प्लांट्स है, हाँ इनके पास सेल वॉल है, बट इनका सेल वॉल भी प्लांट से काफ़ी डिफरेंट होता है। तो अब क्या किया गया मॉडर्न क्लासिफिकेशन में, फंजाई को प्लांटी से निकाल के एक अलग किंगडम में रखा गया, ठीक है। इसी तरीके से जो प्रोकैरियोट्स थे उनको मोनेरा में रखा गया, जो यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स थे उनको प्रोटिस्टा में रखा गया। तो अब क्या किया गया है मॉडर्न क्लासिफिकेशन में, फंजाई मेंबर्स ऑफ द मोनेरा एंड प्रोटिस्टा प्लेस्ड इन डिफरेंट किंगडम, इनको डिफरेंट किंगडम में, अलग अलग किंगडम में रखा गया, सही जगह पे रखा गया। मतलब एक्सक्लूडेड फ्रॉम प्लांटी मीन्स इनको प्लांटी से हटा के अलग अलग किंगडम में रखा गया, जो इनका सही जगह था वहां पे रखा गया। तो भाई हमारी सोच बदली ना। पहले प्लांटी किंगडम मतलब प्लांट किंगडम को लेके हमारी जो सोच थी वो ये थी, पहले फंजाई भी प्लांट थे, बैक्टीरिया भी प्लांट थे, लेकिन अब हम समझ गए हैं, अब हमें पता है कि नहीं, फंजाई जो है वो प्लांट नहीं है, बैक्टीरिया जो है वो प्लांट नहीं है, उनको प्लांटी से निकाल के सही ग्रुप में प्लेस कर दिया गया है। वही यहाँ पे इस पॉइंट में लिखा है जो कि अभी आपने समझा। अब आगे आगे देखो क्या लिखा है कि सो द साइनोबैक्टीरिया ऑल्सो रेफर्ड एज BGA मीन्स ब्लू ग्रीन एल्गी आर नॉट एल्गी एनी मोर, कि जो साइनोबैक्टीरिया है अब वो एल्गी नहीं है। यही बात यहाँ पे लिखी हुई है जो अभी आपने समझा। अब चलिए हम आगे बढ़ते हैं और अब हम यहाँ पे बात करने वाले हैं क्लासिफिकेशन सिस्टम की। तो सबसे पहले हम यहाँ पे बात कर लेते हैं आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन सिस्टम की, ठीक है। तो ये अर्लीस्ट सिस्टम है, ये अर्लीस्ट क्लासिफिकेशन सिस्टम है, आर्टिफिशियल सिस्टम, ठीक है। बहुत पहले इसको यूज किया जाता था, अब ये इसको यूज में नहीं लिया जाता है, ठीक है। तो आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन में क्या होता था कि 1, 2 या फ्यू मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स के बेसिस पे प्लांट्स को क्लासीफाई कर दिया जाता था, ठीक है, आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन सिस्टम के अनुसार। इसी को आपकी एनसीईआरटी लिखती है कि द अर्लीस्ट क्लासिफिकेशन सिस्टम यूज ओनली ग्रॉस सुपरफिशियल मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स सच एज हाइट, कलर, नंबर एंड शेप ऑफ लीव्स etc। मीन्स देखो कुल मिला के बात ये हुई कि ग्रॉस सुपरफिशियल मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स में से कोई भी 1, 2 या फ्यू मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर को बेस बना के क्लासिफिकेशन कर दिया जाता था, ठीक है। तो यहाँ पे आपने देखा कि 1, 2 या फ्यू मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स के बेसिस पे ग्रुपिंग कर दी जाती थी। अब देखिए अब है कि बेस्ड मेनली ऑन वेजिटेटिव कैरेक्टर्स और ऑन द एंड्रोसियम स्ट्रक्चर, की जो आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन सिस्टम था, आर्टिफिशियल जो क्लासिफिकेशन होता था वो मेनली किस पे बेस्ड था? वेजिटेटिव कैरेक्टर्स पे या एंड्रोसियम स्ट्रक्चर मीन्स रिप्रोडक्टिव कैरेक्टर पे, ठीक है। अब देखो अब आपके पास यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स मैंने लिखे हैं जिससे आपको समझ में आएगा। एरिस्टोटल, आप सभी जानते हैं एरिस्टोटल को, उन्होंने क्या किया था? ग्रोथ हैबिट के बेसिस पे प्लांट्स को 3 ग्रुप्स में क्लासीफाई किया था, ठीक है। तो हर्ब, श्रब एंड ट्री, तो इनका क्लासिफिकेशन आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन था, है ना। इसी तरीके से अगर हम लीनियस की बात करें तो इन्होंने भी एंड्रोसियम स्ट्रक्चर के बेसिस पे प्लांट्स को क्लासिफाई किया था। अब डिटेल में नहीं पढ़ना है। तो कुल मिला के यहाँ पे 1, 2 या फ्यू मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स के बेसिस पे प्लांट्स को क्लासिफाई कर दिया जाता था। अब देखो देखने में कितना आसान लग रहा है कि कितना आसान क्लासिफिकेशन है, लेकिन ये क्लासिफिकेशन बढ़िया क्लासिफिकेशन नहीं माना जाता है, क्योंकि यहाँ पे कितने कम कैरेक्टर मतलब 1, 2 कैरेक्टर लेके क्लासिफाई कर दिया। तो इसकी बहुत बड़ी कमियां सामने आई। आइए देखते हैं कि इस क्लासिफिकेशन की क्या क्या कमियां हैं।
तो यहाँ पे हम कुछ डिस्कस करेंगे। लिमिटेशन क्या है कि दे सेपरेटेड द क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज सिंस दे वेर बेस्ड ऑन अ फ्यू कैरेक्टरिस्टिक्स। कि आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन में क्या होता था कि उस वहाँ पे जो क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज है वो सेपरेट हो गए। भाई क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज जिनको एक साथ एक ग्रुप में आना चाहिए था वो अलग हो गए। क्यों अलग हुए? क्योंकि यहाँ पे जो क्लासिफिकेशन किया गया था उसमें बहुत ही कम कैरेक्टर्स को बेस बना के क्लासिफिकेशन किया गया था, इसीलिए अब यहाँ पे फिर क्या हुआ कि आर्टिफिशियल सिस्टम्स गेव इक्वल वेटेज टू वेजिटेटिव एंड सेक्सुअल कैरेक्टर्स। कि आर्टिफिशियल सिस्टम में वेजिटेटिव एंड सेक्सुअल कैरेक्टर्स को सेम वेटेज दिया जाता था। मीन्स यहाँ पे क्लासिफिकेशन करने के लिए वेजिटेटिव कैरेक्टर्स को बेस बना के भी क्लासिफिकेशन कर सकते हैं और रिप्रोडक्टिव कैरेक्टर को बेस, रिप्रोडक्टिव यानी सेक्सुअल कैरेक्टर को बेस बना के भी क्लासिफिकेशन कर सकते थे। तो यहाँ पे दोनों कैरेक्टर्स को यानी वेजिटेटिव एंड सेक्सुअल कैरेक्टर्स को इक्वल वेटेज दिया गया। लेकिन देखो अब हम जानते हैं कि वेजिटेटिव कैरेक्टर में आप क्या देखेंगे, रूट, स्टेम, लीफ, यही देखेंगे, और रिप्रोडक्टिव कैरेक्टर में फ्लावर, फ्रूट, सीड वगैरह देखा जाएगा। तो जो वेजिटेटिव कैरेक्टर्स होते हैं ना प्लांट के, वो मोर इजीली अफेक्टेड बाय एनवायरनमेंट, इन पे एनवायरनमेंट का आसानी से असर पड़ जाता है, ये आसानी से बदल सकते हैं। लेकिन जो रिप्रोडक्टिव कैरेक्टर्स होते हैं इन पे एनवायरनमेंट का आसानी से असर नहीं पड़ता, ये आसानी से चेंज नहीं होते हैं, ये मोर कंजर्वेटिव कैरेक्टर्स हैं। तो फिर रिप्रोडक्टिव कैरेक्टर्स को ज़्यादा वेटेज देना चाहिए था ना, लेकिन इन्होंने दोनों को, वेजिटेटिव कैरेक्टर एंड रिप्रोडक्टिव कैरेक्टर को, मतलब आर्टिफिशियल सिस्टम में इक्वल वेटेज दिया जाता था। तो ये भी एक कमी है, ठीक है। अब चलिए, अब ये क्लासिफिकेशन बहुत अच्छा नहीं माना गया, ये बहुत अच्छा क्लासिफिकेशन नहीं था। आप खुद ही सोचो कि भाई एक दो कैरेक्टर लेके क्लासिफिकेशन कर देते थे, ये थोड़ी अच्छा होगा। तो इसके अगेंस्ट में फिर ये तो नहीं अच्छा क्लासिफिकेशन था, इसके अगेंस्ट में फिर बाद में आया नेचुरल क्लासिफिकेशन सिस्टम, ठीक है। तो जो नेचुरल क्लासिफिकेशन सिस्टम है बेस्ड ऑन नेचुरल एफिनिटीज अमंग ऑर्गेनिजम्स। एफिनिटीज का मतलब होता है सिमिलरिटीज, तो ये जीवों के बीच नेचुरल समानता पे आधारित था, ठीक है। और यहाँ पे नेचुरल क्लासिफिकेशन में, नेचुरल क्लासिफिकेशन सिस्टम में एक्सटर्नल कैरेक्टर्स तो देखे ही जाते थे, साथ ही साथ इंटरनल फीचर्स, इंटरनल कैरेक्टर्स भी देखा जाता था, जैसे कि अल्ट्रा स्ट्रक्चर, एनाटॉमी, एनाटॉमी मीन्स टिश्यू वगैरह देखते थे, फाइटोकेमिस्ट्री, फाइटो मीन्स प्लांट एंड केमिस्ट्री मीन्स केमिकल्स, प्लांट के केमिकल्स भी देखे जाते हैं, एंड एम्ब्रियोलॉजी। तो यहाँ पे एक्सटर्नल के साथ साथ इंटरनल कैरेक्टर्स भी देखे जाते हैं। तो यहाँ पे नंबर्स ऑफ कैरेक्टर्स बढ़े, तो देखिए आप जितना ज़्यादा अपने क्लासिफिकेशन में जितना ज़्यादा कैरेक्टर्स को कंसीडर करेंगे, जितना ज़्यादा कैरेक्टर्स लेंगे क्लासिफिकेशन को करने के लिए, क्लासिफिकेशन उतना ही बढ़िया होगा, ठीक है। अब देखो नेचुरल क्लासिफिकेशन में बेस्ट एग्जाम्पल आता है बेंथम एंड हुकर्स का क्लासिफिकेशन। बेंथम एंड हुकर ने सीडेड प्लांट को क्लासीफाई किया था। देखिए बेंथम एंड हुकर का जो क्लासिफिकेशन था वो सीडेड प्लांट क्लासिफिकेशन था, मीन्स इन्होंने सीड प्लांट्स को क्लासिफाई किया था। अब आपकी एनसीईआरटी लिखती है कि बेंथम एंड हुकर के क्लासिफिकेशन के बारे में, सच अ क्लासिफिकेशन मीन्स नेचुरल, इनका क्लासिफिकेशन नेचुरल क्लासिफिकेशन था। सच अ क्लासिफिकेशन फॉर फ्लावरिंग प्लांट्स वाज गिवन बाय बेंथम एंड हुकर, कि बेंथम एंड हुकर ने का जो क्लासिफिकेशन था वो फ्लावरिंग प्लांट्स के लिए था। तो ये भी बात गलत नहीं है, क्योंकि इन्होंने देखो बेंथम एंड हुकर ने सीड प्लांट्स को क्लासिफाई किया था, और सीड प्लांट्स में आते हैं जिम्नोस्पर्म्स एंड एंजियोस्पर्म्स। सीड प्लांट्स कौन है? जिनमें सीड्स बनते हैं, और जो सीड्स हैं वो या तो जिम्नोस्पर्म्स में बनते हैं या एंजियोस्पर्म्स में बनते हैं, हम आगे देखेंगे। तो इन्होंने सीड प्लांट्स को, मीन्स जिम्नोस्पर्म्स एंड एंजियोस्पर्म्स है सीडेड प्लांट्स, और इन्हें हम कलेक्टिवली स्पर्मेटोफाइट्स भी कह देते हैं। तो इन्होंने सीड प्लांट्स को क्लासिफाई किया था। तो इनका जो क्लासिफिकेशन था वो सीड प्लांट्स के लिए था। इन्होंने डिवीजन स्पर्मेटोफाइटा को 3 क्लासेस में डिवाइड किया था, डाइकोटिलीडनी, जिम्नोस्पर्मी एंड मोनोकोटाइलीडनी, ठीक है। अब इन्होंने मीन्स फ्लावरिंग प्लांट्स तो एंजियोस्पर्म्स को ही कहते हैं ना, फ्लावरिंग प्लांट्स कौन होते हैं? एंजियोस्पर्म्स। तो इन्होंने एंजियोस्पर्म्स को भी तो क्लासिफाई किया ना। अगर आप में से अगर आप में से कोई भी बच्चा पढ़ा हो इनके क्लासिफिकेशन को कहीं पे, तो इनके क्लासिफिकेशन में टोटल 202 फैमिलीज थी, जिनमें से 3 फैमिलीज जिम्नोस्पर्म्स की थी और बाकी 199 फैमिलीज एंजियोस्पर्म्स की थी। तो इन्होंने एंजियोस्पर्म्स को भी, मीन्स फ्लावरिंग प्लांट्स को भी तो क्लासिफाई किया ना। तो एनसीईआरटी ने भी सही लिखा, लेकिन ज़्यादा सही ये है कि इन्होंने सीड प्लांट्स को क्लासिफाई किया था, ठीक है। अब देखो इनका जो क्लासिफिकेशन है वो बहुत बड़ा क्लासिफिकेशन और बहुत बढ़िया क्लासिफिकेशन माना जाता है। ये नेचुरल क्लासिफिकेशन था, बट
यहाँ पे इन्होंने एक गलती की कि इन्होंने अपने क्लासिफिकेशन में फाइलोजेनी को कंसीडर नहीं किया और यही इनके क्लासिफिकेशन की सबसे बड़ी कमी बन गई। ठीक है, तो आप इनको याद रख सकते हैं। बहुत ज़्यादा डिटेल में हम नहीं जाएंगे क्योंकि एनसीईआरटी में भी बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं दिया है। ठीक है, अब चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब आगे यहाँ पे हम बात करने वाले हैं फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन के बारे में। देखो, ये एक तरीके से नेचुरल क्लासिफिकेशन का ही एडवांस फॉर्म है, नेचुरल क्लासिफिकेशन का ही एडवांस वर्जन है। ठीक है, तो फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन जो है इसको बेस्ट क्लासिफिकेशन माना जाता है क्योंकि इसमें हम ये जो फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन है इट इज़ बेस्ड ऑन फाइलोजेनी। इसमें फाइलोजेनी को भी देखा कंसीडर किया जाता है। फाइलोजेनी क्या होती है? एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप, मीन्स यहाँ पे ऑर्गेनिज्म के बीच के एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप को भी देखा जाता है। अब चलिए अब आगे क्या है, ब्रांचेज ऑफ टेक्सोनोमी। तो यहाँ पे सबसे पहले है साइटोटेक्सोनोमी। साइटोटेक्सोनोमी क्या है? तो बेस्ड ऑन साइटोलॉजिकल इंफॉर्मेशन लाइक क्रोमोसोम नंबर, स्ट्रक्चर एंड बिहेवियर। जो साइटोटेक्सोनोमी है ये साइटोलॉजिकल इंफॉर्मेशन पे बेस्ड है, जैसे कि इसमें क्रोमोसोम नंबर, स्ट्रक्चर, बिहेवियर ये सभी देखे जाते हैं। अगला है कीमोटेक्सोनोमी। कीमोटेक्सोनोमी ये बेस्ड ऑन केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ द प्लांट। इसमें प्लांट्स के केमिकल्स को भी देखा जाता है। तो ये यहाँ पे हो गया। अब चलिए अब आगे बढ़ते हैं और अब हम यहाँ पे बात कर लेते हैं न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी की। ठीक है, ये थोड़ा एडवांस टाइप का क्लासिफिकेशन है। ये बेस्ड ऑन ऑल ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर्स। सारे ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर्स पे बेस्ड है। यहाँ पे क्या करते हैं, गिविंग नंबर एंड कोड टू ईच कैरेक्टर। प्रत्येक कैरेक्टर को नंबर एंड कोड दिया जाता है। और यहाँ पे मैंने कहा कि ये थोड़ा एडवांस टाइप का क्लासिफिकेशन है। तो यहाँ पे कंप्यूटर्स आर यूज्ड फॉर डाटा प्रोसेसिंग। डाटा प्रोसेसिंग के लिए कंप्यूटर्स का यूज किया जाता है। तो यहाँ पे जो कि कंप्यूटर का यूज किया जा रहा है, तो एक साथ में हंड्रेड्स ऑफ कैरेक्टर्स जो है वो कंसीडर किए जा सकते हैं। और यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे भी ईच कैरेक्टर इज गिवन इक्वल इंपॉर्टेंस। यहाँ पे भी प्रत्येक कैरेक्टर को इक्वल इंपॉर्टेंस दिया जाता है। आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन में भी वेजिटेटिव एंड रिप्रोडक्टिव कैरेक्टर को इक्वल इंपॉर्टेंस दिया गया और यहाँ पे भी प्रत्येक कैरेक्टर को इक्वल इंपॉर्टेंस दिया जाता है। ठीक है, अब चलिए तो आइए अब हम यहाँ पे बात करने वाले हैं प्लांट किंगडम की। एक्चुअली इतनी देर से हम प्लांट किंगडम के बारे में ही पढ़ रहे थे बट वो इंट्रोडक्टिव पार्ट था। अब आइए अब मुद्दे पे आते हैं और हम बात करते हैं कि प्लांट किंगडम में किन्हें रखा गया है, प्लांट किंगडम में कौन आते हैं। तो प्लांट किंगडम में ऑटोट्रॉफिक, फोटोसिंथेटिक, मल्टी सेल्यूलर यूकैरियोट्स को रखा गया है। ठीक है, तो जो प्लांट किंगडम के मेंबर्स हैं वो कैसे होते हैं, ऑटोट्रॉफिक होते हैं, अपना खाना खुद ही बनाते हैं। कैसे बनाते हैं, फोटोसिंथेसिस से बनाते हैं, फोटोसिंथेटिक करते हैं, ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेटिक करते हैं, मल्टी सेल्यूलर हैं, यूकैरियोट्स हैं। अब देखिए यहाँ पे हम एक्सेप्शन की बात नहीं करेंगे, हम ना जीव विज्ञान पढ़ रहे हैं और यहाँ पे आपको लगभग हर जगह एक्सेप्शन मिल ही जाती है। जैसे कि यहाँ पे हम वीनस फ्लाईट्रैप जो कि इंसेक्टिवोरस प्लांट है उसकी बात नहीं करेंगे। इसी तरीके से कस्कूटा, अमरबेल वो पैरासिटिक एंजियोस्पर्म्स का एग्जाम्पल है। तो ये कुछ एक्सेप्शन है। जनरली जो प्लांट्स होते हैं, मीन्स जो प्लांट किंगडम के जो मेंबर्स हैं वो ऑटोट्रॉफिक होते हैं, अपना खाना खुद ही बनाते हैं। और ये सभी कुछ एक्सेप्शन है जिसकी बात नहीं ही करें तो अच्छा होगा, मतलब हम यहाँ पे उनकी बात नहीं करेंगे। अब देखो प्लांट किंगडम को फर्दर कुछ ग्रुप्स में बांटा गया है, जैसे कि एल्गी, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म। इस चैप्टर में यहाँ पे हम एल्गी को पढ़ेंगे डिटेल में, ब्रायोफाइट्स के बारे में पढ़ेंगे, टेरिडोफाइट्स के बारे में पढ़ेंगे एंड जिम्नोस्पर्म्स के बारे में पढ़ेंगे। एंजियोस्पर्म्स के बारे में हम इस चैप्टर में नहीं पढ़ेंगे क्योंकि यहाँ पे एनसीईआरटी ने बस एंजियोस्पर्म के बारे में कुछ लाइन ही लिखा है। इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे। एंजियोस्पर्म्स के बारे में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स में पढ़ेंगे और अलग अलग चैप्टर है जहाँ पे कि हम एंजियोस्पर्म्स के बारे में पढ़ेंगे। इस चैप्टर में हम इन 4 के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं अब। तो आइए अब स्टार्ट करते हैं एल्गी से। सबसे पहले हम एल्गी के बारे में पढ़ेंगे। तो एल्गी जो होते हैं वो कैसे होते हैं, तो एल्गी आर क्लोरोफिल बियरिंग सिंपल थैलोइड ऑटोट्रॉफिक लार्जली एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म। ये ऑर्गेनिज्म है, शॉर्ट में लिखा है कि जो एल्गी है ये क्लोरोफिल बियरिंग यानी कि इनमें क्लोरोफिल है, ये फोटोसिंथेसिस करते हैं। ठीक है, ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस करते हैं। ये सिंपल है, इनका बॉडी कोई बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं है, ये सिंपल होते हैं। थैलोइड है, थैलोइड उस प्लांट बॉडी को कहते हैं जो कि रूट स्टेम लीव्स में डिफ्रेंशिएटेड नहीं होते हैं। ठीक है, ये ऑटोट्रॉफिक है, मैंने कहा ये फोटोसिंथेसिस करते हैं, अपना फूड खुद बनाएंगे। लार्जली एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म है, मीन्स ये
ज़्यादातर जो है ये कहाँ मिलते हैं, पानी में मिलते हैं। इसके अलावा ऑल्सो प्रेजेंट ऑन मॉइस्ट स्टोन्स, सॉइल्स एंड वुड। इसके अलावा ये मॉइस्ट स्टोन्स पे, मॉइस्ट सॉइल्स में, मॉइस्ट वुड पे भी मिलते हैं एल्गी। साथ ही ये एसोसिएशन भी बनाते हैं। एल्गी जब फंजाई के साथ एसोसिएशन बनाते हैं तो उन्हें लाइकन कहते हैं। आपको पढ़ाया था कि लाइकन्स आर सिम्बायोटिक एसोसिएशन बिटवीन एल्गी एंड फंजाई, डिटेल में मैंने आपको पढ़ाया था बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन वाले चैप्टर में। इसके अलावा एल्गी का एनिमल्स के साथ भी एसोसिएशन होता है, जैसे कि एल्गी जो है वो स्लॉथ, बियर की बॉडी पे भी पाई जाती है, ठीक है। तो ये कुछ बातें थी। अब चलिए अब आगे देखते हैं। अब यहाँ पे है कि हम यहाँ पे बात कर लेते हैं एल्गी के डिफरेंट फॉर्म्स की। जो एल्गी है ये यूनिसेलुलर हो सकते हैं, कॉलोनियल हो सकते हैं, फिलामेंटस हो सकते हैं, और कुछ तो मैसी प्लांट बॉडी बनाते हैं। यूनिसेलुलर में याद रखना क्लेमाइडोमोनास एंड क्लोरेला। कॉलोनियल में वॉलबॉक्स। फिलामेंटस में दो आती है, एक फिलामेंटस ब्रांच्ड और दूसरा फिलामेंटस अनब्रांच्ड। फिलामेंटस ब्रांच्ड का एग्जांपल है एक्टोकार्पस एंड फिलामेंटस अनब्रांच्ड का एग्जांपल हो जाएगा यूलोथ्रिक्स, स्पायरोगायरा एंड मैसी प्लांट बॉडी कैल्प। तो ये एग्जांपल्स आपको याद करने पड़ेंगे, जो कि मैंने यहाँ पे सिंपल फॉर्म में लिखा है। एनसीईआरटी में इतना सिंपल नहीं दिया है, मैंने ये आपके लिए सिंपल इसको यहाँ पे बनाया है, तो ये आप याद कर लेना। अब चलिए अब आगे बढ़ते हैं और अब हम यहाँ पे बात कर लेते हैं एल्गी के रिप्रोडक्शन के बारे में। तो यहाँ पे रिप्रोडक्शन जो है वो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन भी होता है, वीआर का मतलब है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी होता है, एआर का मतलब है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी होता है, एसआर का मतलब होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है। तो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन कैसे होता है, फ्रेगमेंटेशन से होता है। फ्रेगमेंटेशन आप जानते हैं, फिर प्रत्येक फ्रेगमेंट्स जो है वो डेवलप होकर न्यू थैलस बनाएंगे। इसके अलावा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन यहाँ पे बाय डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्पोर्स, यहाँ पे डिफरेंट टाइप्स के स्पोर्स बनते हैं। जो मोस्ट कॉमन स्पोर है, जो एनसीईआरटी ने आपको दिया है कि मोस्ट कॉमन है जू स्पोर्स, ठीक है, याद रखिएगा जू स्पोर्स। जू स्पोर्स जो होते हैं वो फ्लैजिलेटेड मोटाइल स्पोर्स होते हैं और ये जर्मिनेट होके न्यू थैलस बनाएंगे। अब अगर हम एसआर यानी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें तो यहाँ पे तीनों टाइप की सिंगेमी होती है, आइसोगेमी, एनाइसोगेमी एंड ooगेमी। अब ये क्या है, आइए हम थोड़ा यहाँ पे इसको डिस्कस करते हैं। सबसे पहले देखो यहाँ पे हम बात कर लेते हैं एल्गी के जो सेक्स ऑर्गन्स होते हैं। एल्गी के सेक्स ऑर्गन्स कैसे होते हैं, यूनिसेल्युलर एंड जैकेटेड। मेल सेक्स ऑर्गन को एंथीडियम कहते हैं, फीमेल सेक्स ऑर्गन को ooगोनियम कहते हैं। जैसा कि मैंने बताया कि यहाँ पे आपको एक्सेप्शन मिल जाएगा, तो यहाँ पे भी एक्सेप्शन है। कारा, कारा एक ग्रीन एल्गी है, आगे हम डिस्कस करेंगे इसके बारे में। यहाँ पे इनके जो सेक्स ऑर्गन्स होते हैं, कारा के सेक्स ऑर्गन्स आर मल्टी सेल्यूलर एंड जैकेटेड। इसके सेक्स ऑर्गन मल्टी सेल्यूलर एंड जैकेटेड होते हैं। अभी जैकेटेड सेक्स ऑर्गन क्या होते हैं, ये ब्रायोफाइट्स में आपको समझ में आ जाएगा। फिलहाल याद रखना कि यहाँ पे एल्गी के जो सेक्स ऑर्गन्स होते हैं वो यूनिसेल्यूलर एंड जैकेटलेस होते हैं। कारा एक्सेप्शन है। साथ ही याद रखिएगा कारा में मेल सेक्स ऑर्गन को ग्लोब्यूल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन को न्यूक्यूल कहते हैं। यहाँ पे आप अगर इसके डायग्राम को देखना चाहें तो आप देख सकते हैं, ठीक है। तो चलिए मैं इसको हटा देती हूँ। अब हम बात करते हैं आइसोगेमी क्या होता है। कि देखो लिखा है कि इन आइसोगेमी गैमेट्स आर सिमिलर इन शेप, साइज एंड स्ट्रक्चर। आइसोगेमी में जो फ्यूजिंग गैमेट्स है वो शेप, साइज, स्ट्रक्चर में सिमिलर होते हैं। आप समझेंगे इस पॉइंट को कि देखो यहाँ पे क्या होता है ना कि जो फ्यूजिंग गैमेट्स होते हैं वो मॉर्फोलॉजिकली आइडेंटिकल होते हैं, सेम साइज के होते हैं, और ऐसे गैमेट को क्या कहेंगे, आइसोगैमेट्स कहेंगे। और इनके फ्यूजन के प्रोसेस को क्या कहते हैं, आइसोगेमी कहते हैं। और इस प्रकार के सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को आइसोगैमस कहते हैं। तो ये तीन टर्म में कंफ्यूज मत करना, मैंने आपको समझा दिया, आइसोगैमेट्स, आइसोगेमी एंड आइसोगैमस। इसी तरीके से ये भी एनाइसोगेमी में वही एनाइसोगैमीट्स, एनाइसोगेमी, एनाइसोगैमस वो भी हो जाएगा, उसी तरीके से ooगेमी में भी हो जाएगा। तो एक समझ लिया तो सारे समझ में आ जाएंगे, ठीक है। अब देखो तो आइसोगेमी में आपने समझा कि जो फ्यूजिंग गैमेट्स होते हैं वो मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर होते हैं, सेम साइज के होते हैं। अब इसका एग्जाम्पल क्या है, यहाँ पे आपको याद करना पड़ेगा इसके एग्जाम्पल। अब देखिए अब यहाँ पे आपको इसके एग्जाम्पल्स याद करने होंगे। आइसोगेमी में देखो दो कंडीशन हो सकती है। एक तो हो सकता है कि जो गैमेट्स हो फ्लैजिलेटेड हो, फ्लैजिलेटेड गैमेट्स हो। दूसरा हो सकता है कि नॉन फ्लैजिलेटेड गैमेट्स हो। देखो ये हो सकता है ना कि जो फ्यूजिंग गैमेट्स हैं वो फ्लैजिलेटेड हैं और सेम साइज के हैं, ठीक है, तो ये भी तो आइसोगेमी ही हो जाएगा। तो फ्लैजिलेटेड गैमेट्स मिलते हैं यूलोथ्रिक्स में। या फिर दूसरा ये हो सकता है कि जो फ्यूजिंग गैमेट्स हो वो नॉन फ्लैजिलेटेड हैं और सेम साइज के हैं, है ना,
तो ऐसा मिलता है स्पाइरोगायरा में, तो ये आप याद रखिएगा। अब अगला है एनआइसोगेमी। एनआइसोगेमी में क्या होता है, देखिए इन एनआइसोगेमी फ्यूजिंग गैमेट्स आर डिसिमिलर इन मॉर्फोलॉजी मेनली साइज। यहाँ पे जो फ्यूजिंग गैमेट्स होते हैं वो मॉर्फोलॉजिकली डिसिमिलर होते हैं, मेनली साइज में जो होते हैं वो डिफरेंट होते हैं, ठीक है। और ये एनआइसोगेमी का एग्जाम्पल है यूडोरीना। एंड वूगेमी क्या होता है, ये मोस्ट एडवांस टाइप का सिंगेमी है। यहाँ पे क्या होता है ना कि जो मेल गैमेट्स होते हैं वो स्मॉल एंड यूजुअली मोटाइल, याद रखिएगा यूजुअली मोटाइल होते हैं, और जो फीमेल गैमेट्स हैं वो लार्ज एंड नॉन मोटाइल होती है। और यहाँ पे गैमेट्स का फॉर्मेशन सेक्स ऑर्गन में होता है, रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर में होगा, ठीक है। और ऊगेमी का एग्जाम्पल आप याद रख लेना, एक मिनट, फ्यूकस, वॉलवॉक्स एंड कारा। तो ये एग्जाम्पल्स आपको याद करने होंगे, ठीक है, ये एग्जाम्पल्स आप याद कर लीजिएगा। अब चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब आइए, अब यहाँ पे हम एल्गी के क्लासिफिकेशन के बारे में बात करते हैं। तो एल्गी को 3 मेन क्लासेस में बांटा गया है। एल्गी आर क्लासिफाइड इनटू 3 मेन क्लासेस। किस बेसिस पे, तो बेस्ड ऑन फोटोसिंथेटिक पिगमेंट, स्टोर्ड फूड एंड सेल वॉल कॉम्पोजिशन। इनके बेसिस पे एल्गी को 3 मेन क्लासेस में क्लासीफाई किया गया है। और वो जो 3 मेन क्लासेस हैं वो कौन कौन से हैं, क्लोरोफाइसी, फियोफाइसी एंड रोडोफाइसी। क्लोरोफाइसी के मेंबर्स को कॉमनली हम ग्रीन एल्गी कहते हैं। मेंबर्स ऑफ क्लोरोफाइसी आर कॉमनली कॉल्ड ग्रीन एल्गी, याद रखिएगा। और जो ग्रीन एल्गी है ये मोस्ट एडवांस एल्गी है, आगे हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे। फियोफाइसी को ब्राउन एल्गी और रोडोफाइसी के मेंबर को रेड एल्गी कहते हैं। अब आइए इनको एक एक करके डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे बात करेंगे क्लोरोफाइसी के बारे में। क्लोरोफाइसी को मोस्ट एडवांस एल्गी माना जाता है। क्यों माना जाता है ये आपको भी समझ में आ जाएगा। यहाँ पे इनके जो मेंबर्स हैं वो यूनिसेलुलर भी होते हैं। ग्रीन एल्गी जो है ये यूनिसेलुलर हो सकते हैं, कॉलोनियल हो सकते हैं, फिलामेंटस हो सकते हैं। अब इसके एग्जाम्पल को याद करना यहाँ पे मेन मुद्दा है। तो यूनिसेलुलर में याद रखना है क्लेमाइडोमोनास एंड क्लोरेला। अब आप यहाँ पे क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि अभी आपने कहा कि प्लांट किंगडम में मल्टी सेलुलर यूकैरियोट्स को रखा जाता है, तो फिर यहाँ पे यूनिसेलुलर कहाँ से आया। देखिए ये जो क्लेमाइडोमोनास एंड क्लोरेला है इसको आर.एस. व्हिटेकर ने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में प्रोटिस्टा में ही रखा है, किंगडम प्रोटिस्टा में ही रखा है। लेकिन चूंकि इनका जो लाइफ साइकिल है वो ग्रीन एल्गी से समान रखता है, ग्रीन एल्गी के समान है, तो इसको यहाँ हम प्लांटी में एल्गी के अंदर ग्रीन एल्गी में पढ़ रहे हैं। इसको रखा गया है प्रोटिस्टा में ही, याद रखिएगा। अब देखिए इसमें से जो क्लेमाइडोमोनास है ये मोटाइल एल्गी है, ठीक है, ये फ्लैजिलेट यूनिसेल्युलर है। और जो क्लोरेला है ये नॉन मोटाइल एल्गी है, ये नॉन फ्लैजिलेट यूनिसेलुलर है, याद रखिएगा, छोटी छोटी बातें हैं। इसके अलावा कॉलोनियल में एग्जाम्पल याद रख लीजिएगा वॉलवॉक्स, एंड मल्टी सेलुलर फिलामेंटस में याद रखना स्पाइरोगायरा एंड यूलोथ्रिक्स। इस चैप्टर में बहुत सारे एग्जाम्पल्स याद करने हैं तो थोड़ा तो करना ही पड़ेगा। अब देखिए कि जो ग्रीन एल्गी होते हैं वो यूजुअली फ्रेश वाटर में मिलते हैं। फोटोसिंथेटिक पिगमेंट की अगर बात करें तो यहाँ पे क्लोरोफिल ए है, बी है एंड कैरोटिनॉइड्स है, ये ओ है, ठीक है, कैरोटिनॉइड्स है इन क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट में ये जो है ग्रीन एल्गी वो यूजुअली ग्रास ग्रीन इन कलर होते हैं। ग्रास ग्रीन कलर के होते हैं, मीन्स घास के जैसे हरा होते हैं। किस वजह से, तो क्लोरोफिल ए एंड बी के डोमिनेंस की वजह से। अब यहाँ पे अगर हम क्लोरोप्लास्ट के शेप को देखें तो डिफरेंट स्पीसीज में क्लोरोप्लास्ट का जो शेप है वो अलग अलग हो सकता है। ये डिस्क्वायड हो सकता है, प्लेट लाइक हो सकता है, रेटिकुलेट हो सकता है, कप शेप्ड हो सकता है, स्पाइरल और रिबन शेप्ड हो सकता है इन डिफरेंट स्पीसीज। अब यहाँ पे एनसीईआरटी ने नहीं दिया है कि कहाँ पे किस शेप का क्लोरोप्लास्ट होगा, तो हम भी यहाँ पे इसको ज़्यादा फोकस नहीं करते हैं। अब अगर स्टोर्ड फूड की बात करें तो यहाँ पे इनका स्टोर्ड फूड है स्टार्च एंड ऑयल ड्रॉपलेट्स। याद रखिएगा एनसीईआरटी ने क्लियरली लिखा है कि सम एल्गी में स्टोर फूड इन द फॉर्म ऑफ ऑयल ड्रॉपलेट्स, मीन्स ज़्यादातर इसके ज़्यादातर मेंबर्स में जो स्टोर फूड है वो स्टार्च है और कुछ में ये है, ठीक है, याद रखिएगा। अब पायरिनॉइड्स की बात करते हैं। क्या है कि मोस्ट ऑफ द मेंबर्स हैव वन और मोर स्टोरेज बॉडीज कॉल्ड पायरिनॉइड्स लोकेटेड इन क्लोरोप्लास्ट। कि इनके ज़्यादातर मेंबर्स में क्या होते हैं कि इनमें वन और मोर, एक या ज़्यादा स्टोरेज बॉडीज होती हैं, जिन्हें क्या कहते हैं, पायरिनॉइड्स कहते हैं। पायरिनॉइड्स कहाँ पे लोकेटेड है, तो क्लोरोप्लास्ट में होते हैं पायरिनॉइड्स। अब पायरिनॉइड्स क्या कह रहा है कि पायरिनॉइड्स कंटेन प्रोटीन बिसाइड स्टार्च। इसका क्या मतलब है, थोड़ा समझ लेते हैं। देखिए पायरिनॉइड में देखो ऐसे सेंटर में ऐसे प्रोटीन होता है और इसके बाहर ऐसे, ये सेंटर में ये प्रोटीन है, लिख देती हूँ पी प्रोटीन है, और इसके बाहर ऐसे स्टार्च का डिपोजिशन होता है। यहाँ पे आपको कुछ नहीं मिल गया ना पेंसिल से दोनों, बट आप मान लो कि ये सेंटर में प्रोटीन है और बाहर स्टार्च का डिपोजिशन होता है, ठीक है।
तो जो पायरिनोइड्स होते हैं, पायरिनोइड्स अकर इन क्लोरोप्लास्ट फॉर स्टोरेज ऑफ स्टार्च, याद रखिएगा। तो आपको ये लाइन समझ में आ गई ना कि पायरिनोइड्स कंटेन प्रोटीन बिसाइड स्टार्च, ये याद रखिएगा। अब चलिए, अब यहाँ पे हम आगे बढ़ते हैं और अब हम बात कर लेते हैं इनके सेल वॉल की। तो ग्रीन एल्गी यूजुअली है रिजिड सेल वॉल, ग्रीन एल्गी में यूजुअली रिजिड सेल वॉल होते हैं, रिजिड सेल वॉल है, ठीक है। इसमें जो इनर लेयर है सेल्यूलोज की बनी है, आउटर लेयर पेक्टोज की बनी है, ये याद रह जाएगा, आसान है याद करना। अब चलिए, अब यहाँ पे रिप्रोडक्शन की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे आप देखो, मैंने आपके लिए कितना अच्छे से जो नोट्स है वो तैयार किया है, सारी एनसीईआरटी की लाइन इसमें, कोई भी लाइन मिस नहीं होगी, ठीक है। अगर रिप्रोडक्शन की बात करें तो यहाँ पे वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में फ्रेगमेंटेशन, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन फ्रेगमेंटेशन से होता है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जूस्पोर का फॉर्मेशन होता है, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में वही तीनों तरीके की सिंगेमी, आइसोगेमी, एनाइसोगेमी एंड ओगेमी देखने को मिलती है। अब यहाँ पे इनका मेन जो मुद्दा है वो है एग्जाम्पल्स याद करना। तो यहाँ पे एग्जाम्पल्स एनसीईआरटी में दिए हैं, क्लेमाइडोमोनास, वॉलवॉक्स, यूलोथ्रिक्स, स्पाइरोगायरा एंड कारा। तो ये आपको याद करना पड़ेगा, और कुछ एग्जाम्पल जो हैं वो पहले भी आ चुके हैं। अब देखो, अब इसको कैसे याद करोगे, तो मैंने आपके लिए एक छोटा सा ट्रिक बनाया है, अगर आपको लगे तो आप याद कर लो। देखो, यूएस में कॉलेज वेरी क्लीन होते हैं, इससे याद करना है। यूएस, यू से यूलोथ्रिक्स, एस से स्पाइरोगायरा। मतलब यहाँ पे देखो ये ट्रिक है ना, यूएस में कॉलेज वेरी क्लीन होते हैं, यहाँ पे जितना इंग्लिश में जितना वर्ड है ना, इससे ट्रिक है। तो यूएस, यू से यूलोथ्रिक्स, एस से स्पाइरोगायरा, इसी तरीके से सी से हो जाएगा क्लेमाइडोमोनास, वी से वॉलवॉक्स, और एक और सी से कारा, ऐसे करके आप याद रख सकते हैं। ये छोटे छोटे ट्रिक्स हैं, ठीक है। अब चलो, अब आगे बढ़ते हैं। अब आइए, अभी हमने क्लोरोफाइसी के बारे में पढ़ा, अब हम यहाँ पे बात कर लेते हैं फियोफाइसी के बारे में। तो जो फियोफाइसी हैं वो मेनली मैरीन होते हैं, मीन्स जो ब्राउन एल्गी हैं वो प्राइमरली मैरीन हैबिटाट्स में मिलते हैं, याद रखिएगा। इसके अलावा है कि सो ग्रेट डाइवर्सिटी इन साइज एंड फॉर्म, इसके साइज एंड फॉर्म में बहुत ज़्यादा वेरिएशन देखने को मिलता है। ये सिंपल ब्रांच्ड फिलामेंटस जैसे कि एक्टोकार्पस टू प्रोफ्यूजली ब्रांच्ड हो सकते हैं। देखो, ये जो है वो सिंपल ब्रांच्ड फिलामेंटस भी हो सकते हैं, जैसे कि एक्टोकार्पस से प्रोफ्यूजली ब्रांच्ड मीन्स बहुत ज़्यादा ब्रांच्ड भी हो सकते हैं, जैसे कि कैल्प। अब यहाँ पे अगर पिगमेंट्स की बात करें तो इनमें क्लोरोफिल ए होता है, सी होता है, और जैंथोफिल्स होते हैं, उसमें भी फ्यूकोजैंथीन। अब देखो कि फ्यूकोजैंथिन के अमाउंट पे इनका कलर जो है, फ्यूकोजैंथिन के अमाउंट के अनुसार इनका कलर जो है वो वेरी करता है। कलर वेरी फ्रॉम ऑलिव ग्रीन टू वेरिंग शेड्स ऑफ ब्राउन, इनका कलर जो है वो ऑलिव ग्रीन से लेके ब्राउन के अलग अलग शेड तक हो सकते हैं, मीन्स कहने का मतलब है। और ये इनका जो कलर वेरी कर रहा है किस पे डिपेंड करता है, फ्यूकोजैंथिन के अमाउंट पे। अगर फ्यूकोजैंथिन का अमाउंट कम है तो ये ऑलिव ग्रीन होंगे, और अगर ज़्यादा है तो ब्राउन होंगे, ठीक है। तो यही यहाँ पे लिखा है, ये कुछ बातें आप याद रख लीजिएगा। अब चलिए, अब आइए, अब यहाँ पे हम इसके सेल वॉल के बारे में बात कर लेते हैं। तो क्या लिखा है कि द वेजिटेटिव सेल्स हैव अ सेल्यूलोजिक वॉल यूजुअली कवर्ड ऑन द आउटसाइड बाय अ जिलेटिनस कोटिंग ऑफ एल्जीन। इसका क्या मतलब है, तो आप इसको इस डायग्राम से समझिए कि यहाँ पे सपोज ये इनका एक वेजिटेटिव सेल है, ठीक है। इसमें ये ब्लू कलर से हमने दिखाया है सेल वॉल, ब्राउन कलर से, ये भूरे कलर से दिखा दिया है सेल मेम्ब्रेन, और सेल वॉल के बाहर ये ब्लू कलर का जो सेल वॉल है, इसके बाहर ये जो लाल रंग में हमने दिखाया है ये है एल्जीन। इनके वेजिटेटिव सेल में याद रखिएगा, सेल वॉल के बाहर एल्जीन की जिलेटिनस कोटिंग होती है। एल्जीन क्या है, हाइड्रोकोलॉइड है, आगे लिखा भी है, देखेंगे। हाइड्रोकोलॉइड क्या होते हैं, वाटर होल्डिंग सब्सटेंस, आगे हम समझ लेंगे। इसके अलावा देखो यहाँ पे ये न्यूक्लियस हो गया, ये सेंट्रली लोकेटेड वैक्यूल है, ये प्लास्टिड है, ठीक है, ये तो होगा ही, ये कौन सी बुरी बात है। अब देखो, अब यहाँ पे स्टोर्ड फूड जो है वो होगा मैनिटोल और लेमिनेरिन, ठीक है। अब अगली लाइन क्या है कि द प्लांट बॉडी इज यूजुअली अटैच्ड टू द सबस्ट्रेटम बाय अ होल्ड फास्ट एंड हैज अ स्टॉक, द स्टाइप एंड लीफ लाइक फोटोसिंथेटिक ऑर्गन द फ्रॉन्ट, ठीक है। इसको मैं डायग्राम से समझा देती हूँ, उसके बाद हम रिप्रोडक्शन की बात करेंगे। तो इस पेज को मैं हटा देती हूँ, ये अभी कंप्लीट हो जाएगा डायग्राम में। यहाँ पे देखो, ये लेमिनेरिया का डायग्राम है, ठीक है। ब्राउन एल्गी है, इसकी एग्जाम्पल से समझेंगे। ये यहाँ पे इसका स्ट्रक्चर है, इसमें देखो ये होल्ड फास्ट है, ठीक है, ये स्टाइप है और ये फ्रॉन्ट है। होल्ड फास्ट की हेल्प से ये जो होल्ड फास्ट है ये प्लांट बॉडी को सबस्ट्रेटम से अटैच करता है। ये यहाँ पे इसका स्टॉक है जिसको स्टाइप कहते हैं, और ये यहाँ पे लार्ज
लीफ लाइक ये जो फोटोसिंथेटिक ऑर्गन है इसे कहते हैं फ्रॉन्ट। ये याद रहे, लीफ लाइक, लीफ नहीं है, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे ये देखो, ये फ्यूकस का डायग्राम है, इसमें भी ये होल्ड फास्ट है, ये फ्रॉन्ट है, ये एयर ब्लैडर है, ये इसको बायोंसी प्रोवाइड करते हैं, इसको फ्लोट करने में हेल्प करते हैं। ये डिक्टोटा का डायग्राम है, ये सारे ब्राउन एल्गी हैं, ये आप इनका डायग्राम एक बार देख लेना। अब चलो मैं थोड़ा आपको यहाँ पे देखो, मैंने नहीं दिखाया था, ये वॉल बॉक्स, ये ग्रीन एल्गी है, ग्रीन एल्गी कॉलोनियल होते हैं, तो ये इनका कॉलोनी है, इसमें आप देख लो, ये पेरेंट कॉलोनी, ये डॉटर कॉलोनी, याद रखना थोड़ा बहुत। ये यूलोथ्रिक्स का डायग्राम है, ठीक है। तो ये हो गया। अब चलो अब आगे बढ़ते हैं और अब हम यहाँ पे बात कर लेते हैं इनके रिप्रोडक्शन की, ठीक है। तो यहाँ पे भी मतलब फियोफाइसी में वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होगा फ्रेगमेंटेशन से, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी यहाँ पे होगा। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जू स्पोर बनते हैं और यहाँ पे जो जू स्पोर होते हैं वो पियर शेप्ड एंड हैव टू अनइक्वल लेटरली अटैच्ड फ्लैजिला। वो पियर शेप्ड होते हैं, मीन्स नाशपाती के आकार के होते हैं, और ये बाइफ्लैजिलेट होते हैं, इनमें 2 अनइक्वल लेटरली अटैच्ड फ्लैजिला होता है, ठीक है। इसके अलावा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन वही तीनों प्रकार, आइसोगैमस, एनाइसोगैमस एंड ऊगैमस। अब यहाँ पे गैमेट्स भी पायरिफॉर्मिन पियर शेप्ड होते हैं एंड बियर 2 लेटरली अटैच्ड फ्लैजिला, और इनमें भी 2 लेटरली अटैच्ड फ्लैजिला होता है। मैं थोड़ा डायग्राम से आपको दिखाती हूँ, रुको। देखिए यहाँ पे इनके जो गैमेट्स होते हैं वो पियर शेप यानी नाशपाती के आकार के होते हैं, जैसे कि मान लो ऐसे कुछ, और इनमें 2 लेटरली अटैच्ड फ्लैजिला होता है अनइक्वल, ठीक है, इस टाइप से कुछ। चलो मैं इसको हटा देती हूँ, ये समझ में आ गया आपको। तो यहाँ पे जो स्पोर कैसे है, गैमेट्स कैसे हैं, ये आपने समझा। अब अगली लाइन, एक लाइन एनसीईआरटी ने लिखी है कि फ्यूजन ऑफ गैमेट्स अकर इन वाटर और विद इन ऊगोनियम, कि गैमेट्स का जो फ्यूजन है वो वाटर में होगा या ऊगोनियम में होगा। अब इस पॉइंट को आप थोड़ा सा समझेंगे। देखो आइसोगैमी में जो फर्टिलाइजेशन है वो एक्सटर्नल होता है, एनाइसोगैमी में भी जो फर्टिलाइजेशन है वो एक्सटर्नल होता है, लेकिन ooगैमी में जो फर्टिलाइजेशन है वो इंटरनल होता है। अगर देखो कि फ्यूजन ऑफ गैमेट्स का फ्यूजन अगर पानी में हो रहा है तो ये एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन है, अगर ooगोनियम में हो रहा है तो ये इंटरनल फर्टिलाइजेशन है। तो आइसोगैमी एंड एनाइसोगैमी में फर्टिलाइजेशन जो है वो एक्सटर्नल होता है और ooगैमी में इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है। तो ब्राउन एल्गी के जिस मेंबर में आइसोगैमी या एनाइसोगैमी होता है वहाँ पे फर्टिलाइजेशन बाहर होगा, पानी में होगा, और जिनमें कि ooगैमी होता है उनमें फर्टिलाइजेशन ooगोनियम में होगा। ooगोनियम में फर्टिलाइजेशन ooगैमस स्पीसीज में होता है। आप जानते हैं कि ooगैमी में जो फीमेल गैमीट है वो बॉडी से बाहर नहीं आता है, मेल गैमीट आएगा, और जो फर्टिलाइजेशन है वो ooगोनियम में होगा। तो ये बात आपको समझ में आ गई कि फर्टिलाइजेशन पानी में हो रहा है, अगर किसी में जिस मेंबर में आइसोगैमी या एनाइसोगैमी है उनमें फर्टिलाइजेशन पानी में होगा, और जो ooगैमस स्पीसीज हैं उनमें फर्टिलाइजेशन ooगोनियम में होगा। तो ये सारी बातें यहाँ पे आपको समझ में आ गई। अब चलो अब इसको हटा देती हूँ। आइए अब आगे बढ़ते हैं और अब हम यहाँ पे रोडोफाइसी यानी कि रेड एल्गी के बारे में बात करेंगे। रेड एल्गी मोस्टली मल्टी सेलुलर होते हैं, कुछ यूनिसेलुलर भी होते हैं, वो एग्जांपल आपने याद नहीं करते। यहाँ पे याद रखिएगा कि जो रेड एल्गी है, नो मोटाइल स्टेज फाउंड इन लाइफ साइकिल ऑफ रेड एल्गी। रेड एल्गी के लाइफ साइकिल में मोटाइल स्टेज नहीं पाई जाती हैं। आइए थोड़ा देख लेते हैं रेड एल्गी के बारे में। तो मेनली फाउंड इन मैरीन वाटर विथ ग्रेटर कंसंट्रेशन फाउंड इन वार्मर एरियाज, की मेनली मैरीन वाटर में मिलते हैं, ग्रेटर कंसंट्रेशन फाउंड इन वार्मर एरियाज में। अब देखो रेड एल्गी अकर इन बोथ वेल लाइटेड रीजन्स क्लोज टू द सरफेस ऑफ वाटर एंड ऑल्सो एट ग्रेट डेप्थ इन ओशियंस वेयर रिलेटिवली लिटिल लाइट पेनिट्रेट्स, कि जो रेड एल्गी हैं वो वेल लाइटेड रीजन्स में भी हैं, जैसे कि वाटर सरफेस के नज़दीक। इसके अलावा ये ग्रेट डेप्थ यानी गहराई में भी होते हैं जहाँ पे कि बहुत कम लाइट पहुँचती है। ये मत समझना कि गहराई में वहाँ है जहाँ पे लाइट नहीं पहुँच रही, नहीं, वहाँ है जहाँ पे कम लाइट पहुँच रही है, ठीक है। सेल वॉल में सेलुलोज, पैक्टिन एंड पॉलीसल्फेट एस्टर्स है, याद रख लीजिएगा, आगे हम टेबल देखेंगे वहाँ पे भी ये मिल जाएगा। पिगमेंट्स में क्लोरोफिल ए है, डी है, फाइकोइराइथ्रीन है, ठीक है। स्टोर्ड फूड फ्लोरिडियन स्टार्च है। यहाँ पे आप एक चीज़ याद रखिएगा, एनसीईआरटी ने लिखा है कि रेड एल्गी में जो स्टोर्ड फूड है वो फ्लोरिडियन स्टार्च है, विच इज़ वेरी सिमिलर टू अमाइलोपेक्टिन एंड ग्लाइकोजन इन स्ट्रक्चर। एनसीईआरटी की लाइन है, इंपॉर्टेंट है, आपको याद
रखना चाहिए। अब देखो रिप्रोडक्शन की अगर हम बात करें तो यहाँ पे वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, ठीक है, तीनों होता है। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में फ्रेगमेंटेशन होगा, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में नॉन मोटाइल स्पोर्स बनते हैं, याद रखिएगा। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन oogamous होता है। देखो इससे पहले जो हमने दो एल्गी पढ़े, ब्राउन एल्गी एंड ग्रीन एल्गी, वहाँ पे जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो तीनों तरीके का हो रहा था, आइसोगैमस, एनाइसोगैमस एंड oogamous। यहाँ पे सिर्फ oogamous होता है, ठीक है। और यहाँ पे जो गैमिट्स होते हैं ना, नॉन मोटाइल गैमिट्स बनते हैं, और यहाँ पे ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में नॉन मोटाइल स्पोर्स बनते हैं। इनके लाइफ साइकिल में मोटाइल स्टेज नहीं पाई जाती है, याद रखिएगा। साथ ही याद रखना कि यहाँ पे कॉम्प्लेक्स पोस्ट फर्टिलाइजेशन डेवलपमेंट देखने को मिलता है। अब यहाँ पे इनके कुछ एग्जाम्पल हैं जो आपको याद करने पड़ेंगे, पॉलीसाइफोनिया, पोरफायरा, ग्रेसिलेरिया एंड जेलिडियम। मैंने आपको ब्राउन एल्गी के एग्जाम्पल नहीं दिखाए क्या? एक मिनट रुको, ये देखो ब्राउन एल्गी का एग्जाम्पल मैं भूल गई थी उस समय, तो याद रखिएगा इसके एग्जाम्पल है एक्टोकार्पस, डिक्टियोटा, लेमिनेरिया, सार्गेसम एंड फ्यूकस। इसको कैसे याद रखेंगे? इसको याद रख सकते हैं आप इस ट्रिक से, सेल्फ डिफेंस। सेल्फ होता है ना, एस से सार्गेसम, ई से एक्टोकार्पस, एल से लेमिनेरिया एंड एफ से फ्यूकस, और डिफेंस में डी से डिक्टियोटा, ये याद रख सकते हैं। अब यहाँ पे इनका एग्जाम्पल है पॉलीसाइफोनिया, पोरफायरा, ग्रेसिलेरिया एंड जेलिडियम। इसको आप P2G2 से याद रख सकते हैं। अब यहाँ पे इसका भी डायग्राम NCERT में दिया है, तो आप ये यहाँ देख लीजिएगा, ये पोरफायरा का एंड ये पॉलीसाइफोनिया का डायग्राम है, ये रेड एल्गी हैं, तो इनका एग्जाम्पल आप याद रख लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए ये तो कंप्लीट हो गया, अब आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे हम बात कर लेते हैं इनके इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ एल्गी। तो देखो, हाफ ऑफ द टोटल कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन ऑन अर्थ इज कैरिड आउट बाय एल्गी थ्रू फोटोसिंथेसिस। हम जानते हैं एल्गी फोटोसिंथेसिस करते हैं ना, फोटोसिंथेसिस के दौरान CO2 का फिक्सेशन होता है, हम पढ़ेंगे फोटोसिंथेसिस वाले चैप्टर पे। तो जितना अर्थ पे CO2 का फिक्सेशन हो रहा है उसका एटलीस्ट हाफ तो एल्गी ही करते हैं, ठीक है, थ्रू फोटोसिंथेसिस। तो दे इंक्रीज द लेवल ऑफ डिजॉल्व ऑक्सीजन इन देयर इमीडिएट एनवायरनमेंट। जब ये ऑक्सीजनिक फोटोसिंथेसिस करते हैं तो फोटोसिंथेसिस के दौरान ऑक्सीजन रिलीज होता है, तो ये अपने एनवायरनमेंट में ऑक्सीजन का जो लेवल है वो इंक्रीज करते हैं, यही बात है। ये कुछ इंपॉर्टेंट है। अब देखो यहाँ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, ये आपको याद रखना है कि यहाँ पे 70 स्पीसीज ऑफ मैरीन एल्गी आर यूज्ड एज फूड। मैरीन एल्गी की 70 लगभग स्पीसीज हैं जिसको फूड के तौर पे यूज किया जाता है। सर्टन मैरीन ब्राउन एंड रेड एल्गी प्रोड्यूस लार्ज अमाउंट ऑफ हाइड्रोकोलॉइड। याद रखिएगा कि कुछ मैरीन ब्राउन एंड रेड एल्गी हैं जो कि क्या प्रोड्यूस करती हैं, लार्ज अमाउंट में हाइड्रोकोलॉइड प्रोड्यूस करती है। हाइड्रोकोलॉइड क्या है? वाटर होल्डिंग सब्सटेंसेस होते हैं। यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल लिखे हैं हाइड्रोकोलॉइड के, जैसे कि कैरागीन रेड एल्गी से मिलता है, अगार अगार रेड एल्गी से मिलता है, एल्जीन ब्राउन एल्गी से मिलता है, याद रखिएगा। इसके अलावा क्लोरेला यूनिसेलुलर एल्गी है, ग्रीन एल्गी है, ये प्रोटीन रिच है, इसका जो इस्तेमाल है ये यूज्ड एज फूड सप्लीमेंट इवन बाय स्पेस ट्रेवलर। इसके अलावा ये याद रखिएगा, पोरफायरा, लेमिनेरिया, सार्गेसम, ये एडिबल एल्गी है, इनका इस्तेमाल फूड के तौर पर किया जाता है। ये हो गया। अब देखो, अब यहाँ पे जेलिडियम एंड ग्रेसिलेरिया जो कि रेड एल्गी होते हैं, इनसे मिलता है अगार अगार, और इसका इस्तेमाल किया जाता है, इट इज़ यूज टू प्रिपेयर कल्चर मीडियम, प्रिपेयर करने में इसका इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा प्रिपरेशन ऑफ आइसक्रीम्स एंड जेलीज में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है अगार अगार का, ठीक है। अब चलो, अब ये सारे हो गए। अब यहाँ पे हम टेबल देख लेते हैं, NCERT में मिल जाएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। क्या है? डिविजन्स ऑफ एल्गी एंड देयर मेन कैरेक्टरिस्टिक्स। तो यहाँ पे क्लासेस लिखे, 3 मेन क्लासेस, क्लोरोफाइसी, फियोफाइसी, रोडोफाइसी। कॉमन नेम ग्रीन एल्गी, ब्राउन एल्गी, रेड एल्गी, याद रखिएगा। क्लोरोफाइसी में मेजर पिगमेंट्स है क्लोरोफिल A, B। फियोफाइसी में क्लोरोफिल A, C एंड फ्यूकोजेंथिन है, एंड रोडोफाइसी में क्लोरोफिल A, D एंड फाइकोइराइथ्रीन है। स्टोर्ड फूड यहाँ पे स्टार्च है क्लोरोफाइसी में, फियोफाइसी में मैनिटोल एंड लेमिनेरिन है, और यहाँ पे फ्लोरिडियन स्टार्च है। सेल वॉल यहाँ पे सेलुलोज का है, यहाँ पे सेलुलोज एंड एल्जीन है, यहाँ पे सेलुलोज, पैक्टिन एंड पॉलीसल्फेट एस्टर्स है। अब अगर बात करें कि फ्लैजिलर नंबर एंड पोजीशन ऑफ इंसर्शन, तो यहाँ पे जो है वो 2 to 1 इक्वल एपिकल फ्लैजिला देखने को मिलते हैं, ऐसा एपिकल इक्वल फ्लैजिला। यहाँ पे इनके बारे में मैंने दिखाया था ना कि 2 अनइक्वल लेटरली अटैच्ड फ्लैजिला होते हैं, मैंने डायग्राम बना के भी बताया था। और रेड एल्गी के लाइफ साइकिल में तो कोई भी मोटाइल स्टेज है ही नहीं, तो यहाँ पे कि क्यों ही फ्लैजिला होंगे, तो नहीं होता। अब ये कहाँ मिलते हैं? तो याद रखिएगा, ये फ्रेश वाटर में मिलते हैं,
ग्रीन एल्गी ब्रैकिश वाटर में, सॉल्ट वाटर में। और जो फ्यूफाइसी ब्राउन एल्गी है ये फ्रेश वाटर में रेयरली मिलते हैं, ब्रैकिश वाटर एंड सॉल्ट वाटर में मिलते हैं। रेड एल्गी फ्रेश वाटर में सब कुछ मिलते हैं, ब्रैकिश वाटर में मिलते हैं, सॉल्ट वाटर में मोस्ट मिलते हैं। तो ये सभी भी याद रखना है, इम्पॉर्टेंट है। इसी के साथ यहाँ पे एल्गी हमारा कंप्लीट होता है। अच्छा, एक चीज़ याद रखिएगा कि एल्गी में जाइगोट तो बनते हैं लेकिन यहाँ पे एम्ब्रियो नहीं बनते हैं, ये याद रखिएगा, ठीक है।